कैसे हो बेटा? हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेक्शन डी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों? ओवरऑल तो हम लोगों ने कर लिया है। सेक्शन डी में जो 4 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को 5 मार्क्स के हैं बेटा। तो इनका वेटेज ज्यादा है और थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमारा विजन क्लियर हो, इसलिए हम नंबर ऑफ सेशंस सेशन डी के लिए ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग 3rd सेशन में 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं। 3rd सेशन के लिए हमने पहला क्वेश्चन नोट कर रखा है। समझना बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन है नहीं कुछ उसका। जो क्वेश्चन लंबे दिखते हैं उनको यदि हम प्यार से पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं तो सोल्यूशन पाते हैं बहुत आसान होता है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा ये क्या है। कहता है कि अ हॉलो सिलिंड्रिकल हैज हेमिस्फीयर इन वन एंड। ठीक है, आप इसको यूं शुरू से समझते चलिए। जैसे मान लीजिए सिलिंड्रिकल कोई सिलिंड्रिकल कोई वेसल है। ठीक है, जैसे हम लोग दवा लेते हैं लिक्विड में, एक शीशी होती है वो सिलिंड्रिकल है। ठीक है, और उसके ऊपर जो कैप है हेमिस्फीयर इन वन एंड। तो जो इसके ऊपर जो कैप है वो हेमिस्फेरिकल है, आप यूं समझना बेटा। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन आप सॉलिड समझ लीजिए जिसका ये नीचे वाला सरफेस क्या होगा सिलिंड्रिकल है, उसके ऊपर जो कैप लगी है क्या लगी होगा, जो कैप लगी है वो हेमिस्फेरिकल। एंड ऑन द अदर एंड इट हैज अप्रोच्ड विद अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट। ठीक है, जो दूसरा एंड है वो सिलेंडर का क्या बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर जो है फ्लैट क्या है बेटा, प्लेट है यहां। ठीक है, सर्कुलर फ्लैट सरफेस, जो बॉटम है इसका ये समझ लो वो सर्कुलर फ्लैट सरफेस है। बस आप ज्यादा ना समझो, आप ये समझ लो कि सिलिंड्रिकल कोई उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स है, एक हेमिस्फेरिकल है, एक क्या है बेटा सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट का बेस बेटा क्या होता है, सर्कुलर होता है, वही सर्कुलर फ्लैट सरफेस है। ठीक है, यहां तक हो गया ना बेटा। कहते हैं कि द हाइट ऑफ वाटर इज 10 सेंटीमीटर व्हेन फ्लैट सर्कुलर सरफेस इज डाउनवर्ड। ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस जो है यदि डाउनवर्ड है उसमें हाइट ऑफ जो वाटर है बेटा वो 10 सेंटीमीटर का है। बात समझने की कोशिश करना बेटा। क्या है, अच्छा जो अभी शेप ऑफ वाटर है, शेप ऑफ वाटर जो है बेटा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन है। फिर क्या कहता है, when flat circular surface is downward है तब ये सिचुएशन है। find the level of water। कहता है सेकंड सिचुएशन में लेवल ऑफ, अभी तो लेवल ऑफ वाटर बेटा 10 सेंटीमीटर है ही, हमको दे रखा है यहाँ। कहता है फाइंड द लेवल ऑफ वाटर when it is inverted। इसको पलट दिया गया। ठीक है, ये जो पोर्शन था जो हमारा हेमिस्फेरिकल कैप था वो डाउनवर्ड हो गया, ये यहां हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, जो अपसाइड था वो डाउन हो गया। कॉमन डायमीटर, अच्छा ठीक है, कहते हैं कॉमन डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। जो ये डायमीटर है चाहे वो सर्कुलर फ्लैट का हो या इसका सिलेंडर का हो, दोनों कॉमन है। सॉरी, हेमिस्फीयर का चाहे वो डायमीटर या सिलिंड्रिकल पार्ट का हो, दोनों का डायमीटर 7 है। इसका मतलब ये रेडियस जो है हमारा हो जाएगा 7/2। ठीक है, और हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर। लेवल ऑफ वाटर पता करना कि अब ये पलट गई हमारी बॉटल, जो जिसका कैप कैसा था बेटा हेमिस्फेरिकल था, ये पलट गया, इन्वर्टेड हो गया, तब लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा। अच्छा लेवल ऑफ वाटर से मतलब ये है कि जो यहाँ हमारे मेजरमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ 20 तक मेंशन कर रखा बेटा। ठीक है, तो ये लेवल मान लो 5 का है, ये 10 का है, ये 15 का है, ये 20 का है। अब ये लेवल क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो काफी वाटर तो हमारा बेटा ये कैप में भर जाएगा। तो उसके बाद ये लेवल क्या हो जाएगा, तो लेवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये शेप बना रखा है। ठीक है, थोड़ा पानी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कंटेन कर लेगी कैप। ठीक बेटा, और कुछ ही आ जाएगा। तो हम H
कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में h कितना है, और h कैलकुलेट करने के बाद टोटल जो हाइट थी, समझने की कोशिश करना बेटा, टोटल हाइट में से h हम कर देंगे तो एक्चुअल जब ये पलट करके आएगा एक्चुअल शेप में आएगा तब ये यहां बेटा देखो 0 0 है बेटा, यहां क्या है 0 0, ठीक है, और यहां क्या है 20.0। तो जब ये पलट जाएगा जो हमारा जब इस पोजीशन में होगा तो इसमें ये मेजर करने के लिए ये मेंशन करने के लिए ये रीडिंग मेंशन करने हम क्या करेंगे 20 में से, किसमें से बेटा 20 में से हम h माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा, 20 में से h माइनस कर देंगे। क्यों क्यों जो जो हम ऊपर जा रहे हैं तो रीडिंग कम होती जाएगी। यहाँ हमारा 0 0 था, क्यों बॉटम हमारा यहाँ था बेटा, समझने की कोशिश करना बेटा, बॉटम यहाँ था, यहाँ 0 0 0 के बाद ये 5 5 के बाद 10 ये 15 और ये 20, ठीक बेटा। तो इस सिचुएशन में ये यहाँ हमारा 20 है और ये h है, ठीक है, तो 20 में से h माइनस कर देंगे तो ये एक्चुअल हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस शेप, बस इसी बेस पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यही लिखते हैं बेटा, क्या लिखें, लेट इन सेकेंड सिचुएशन, क्या बेटा, लेट इन सेकेंड सिचुएशन height of water in cylindrical part b कितना बेटा h सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है ना, तो h सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब लिख देते हैं बेटा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, अब हेमीस्फीयर में, हेमीस्फीयर जो कैप है हमारी वो वाटर कितना कंटेन कर लेगी, क्या होता है, पूरे बेटा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, कितना होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यही होता है ना बेटा। तो 4 तो हम हाफ है हेमीस्फीयर, तो 1/2 पहले डाल देते हैं इंटू 4/3 पाई, और आर क्या बेटा, आर है यहाँ हमारा 7/2, कितना बेटा 7/2 का होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया जो हमारा कैप है, कौन सी कैप, जो हेमिस्फीयर टाइप की है, वो वाटर कितना कंटेन कर लेगी 4/3 पाई आर क्यूब, कितना बेटा आर मीन 7/2 का होल क्यूब। ये हो गया बेटा हेमिस्फीयर में वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हेमिस्फीयर। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, कितना बेटा पाई आर मीन्स वही हमारा कितना 7/2 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एच हमको कैलकुलेट करना है बेटा, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें जो भी वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसका है वही बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ हो जाएगा। क्यों, पानी कहीं भाग तो गया नहीं है, तो इसी में बस हमने इसको इन्वर्टेड कर दिया था इस शेप में, ठीक बेटा। तो इस सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या है बेटा, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, क्या है ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर वही है हमारा बेटा कितना 7/2 का होल स्क्वायर, और एच हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, बस इस को हम प्यार से सॉल्व कर लेंगे तो एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा एच। तो फिर एच पता आ जाएगा, तो एच को हम 20 से माइनस कर देंगे तो यहां की रीडिंग आ जाएगी बेटा, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर आ जाएगा। इसको रफ करते हैं और इसको प्यार से करने की कोशिश करते हैं। और देखो बेटा ये कहीं गलत होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप जरूर बताइए, यदि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई तो हम ही दोषी नहीं माने जाएंगे, आप भी दोषी माने जाओगे। क्यों, आपका भी फुल कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब क्या करें, क्यों ऐसा करते हैं, ये दो पार्ट में इधर, एक टर्म ये है एक टर्म ये है LHS में, और दोनों में हम देख रहे हैं
क्या देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो हम पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां भी बेटा, ठीक है। तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, आर पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ LHS में 1/2 बचा इंटू 4/3 बचा। यहाँ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे, ज्यादा लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4, ठीक है। ये 2/3 आ गया, ठीक है। तो क्या काम लेना चाहे थे हम, पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, पाई 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है, सब में मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है 2/3 पाई से निकल गया 2/3, 7/2 का होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया है तो इंटू 7/2 बच गया, क्या बच गया बेटा 7/2, ठीक है। क्लियर हो गया ना बेटा। 7/2 का होल स्क्वायर था तो 7/2 सॉरी होल क्यूब था तो 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो यहाँ केवल 7/2 बच गया, ठीक है। और 2/3 और पाई हमने बाहर निकालेगा, प्लस का साइन लगाएंगे, पाई 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया था, यहाँ h बच गया, कितना बचा बेटा h इक्वल टू पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। अब क्या करें बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, इंटू में दोनों तरफ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा h ये कितना आ गया बेटा r 7/3 प्लस h इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 10, r h इक्वल टू 10 माइनस 7/3, r h इक्वल टू 30 माइनस 7, r h इक्वल टू 20, क्यों 30 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 23/3, ठीक है। ठीक बेटा, तो ये आ गया हमारा h, जो रिक्वायर्ड लेवल है वो हम यहाँ 0 0 है, यहाँ ये आ जाएगा आपका 20, ये हाइट आ गई आपकी 23/3। तो इसको पता करने के लिए जो हम क्या करेंगे 20 में से है पूरा, ये यहां से यहां तक 20 है, इतना हमने पता कर लिया, ये पता करने के लिए हम 20 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लेवल क्या लिखना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेवल इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेवल इक्वल टू क्या लिखे 20 माइनस 23/3। क्यों एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ गया, 23 या 60 माइनस 23, ठीक है, इक्वल टू 10 में से 3 गया बेटा 7 और 5 में से 2 गया 3/3, ठीक है। इसको जब आप करोगे डिवाइड करोगे तो क्या करेंगे, जब डिवाइड करना है ऐसे कर लो बेटा, 3 1 जा 3, ठीक है, और 7 आया, 3 2 जा 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 3 जा, ये 3 3 आता जाएगा, तो राउंड अप होने के बाद भी यही आएगा, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहां से यहां तक क्वेश्चन था और सोल्यूशन में देखो ये इतना बड़ा सोल्यूशन आ गया, जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे कम में सोल्यूशन आ गया। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड था वो क्या था, वो सिलेंड्रिकल था, उसके ऊपर हेमीस्फेरिकल कैप थी। जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है उसमें भी वाटर आ जाएगा और उसके ऊपर वाटर आ जाएगा। इस वाटर को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और इस हाइट को टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड लेवल आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में चॉइस था, ठीक है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, वो हमको करना था या ये करना था,
क्योंकि हम लोग अभी यहाँ प्रैक्टिस में है, इसलिए हम दोनों कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है बता, कहता वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप, ठीक है। एक सर्कुलर पाइप से हमको पानी को पंप आउट करना, बाहर निकालना है। हुज इंटर, अच्छा एक बात तुरंत दिमाग में बिठा लो बेटा कि यदि सर्कुलर पाइप से पानी को हम पंप आउट कर रहे हैं तो शेप ऑफ वाटर क्या होगा, जो पंप आउट होगा उसका शेप ऑफ वाटर क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा। बात समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन पाइप का हमारा सर्कुलर है, ठीक है, या तो ये जो पाइप होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, तो इससे जो पानी का फ्लो होगा बेटा, ठीक है, पानी का जो फ्लो होगा वो समझ लो सिलिंड्रिकल टाइप का होगा, ठीक है। पानी का जो फ्लो होगा यहाँ बाहर, पाइप से बाहर निकलते निकलते शेप उसका गड़बड़ा जाएगा, शेप सिलिंड्रिकल नहीं बचेगा। लेकिन आप यूं समझ लो कि जब वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना होगा तो आप यही इमेजिन कर लो, ठीक है, कि एक सेकंड में क्या कहता है कि इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 80 सेंटीमीटर पानी फ्लो होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब 1 सेकंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकंड निकालेंगे तो हम पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगाएंगे बेटा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच का। एक सेकंड में कितना पानी आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या काम करेगा बेटा, 80 सेंटीमीटर, ये ठीक है। 80 सेंटीमीटर लेंथ में पानी फ्लो होगा और उसका क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, इस सर्कुलर है। तो जब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है और एक ये मेजरमेंट होता है तो जो वॉल्यूम आता है वो क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो इस शेप में है बेटा तो ये लेंथ काम करेगा, और यही यदि हम ऐसे कर दें, वर्टिकल कर दें तो बेटा ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाइट और लेंथ में कभी कंफ्यूज ना होना। यदि वर्टिकल शेप में है सिलिंड्रिकल शेप हमारा तो ये हाइट हो जाता है, और यही यदि हम इसको लेटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा, लेंथ हो जाता है, ठीक है। ये जो है वो लेंथ हो गया, ठीक है। तो हाइट और लेंथ में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये समझ लेना है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, जो पाई आर स्क्वायर एच में एच है वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। करना क्या है बेटा, इसमें निकालना है देन हाउ मेनी लीटर्स। देखना बेटा, ध्यान देना क्या कि हमको जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो लीटर्स में निकालना है। ऑफ वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वाटर जो है पंप्ड आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आसान है बेटा, हम क्या निकाल लें, हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड निकाल लें, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का निकाल लें, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर का निकाल लें। सब में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो इसी चीज को हम यहां लिखते हैं बेटा, ठीक है। क्या लिखें, सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड आउट क्या बेटा, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, पाई कैसा पंप आउट होगा, जो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है, डायमीटर 8 दे रखा है, तो आर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एच हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो आएगा ये हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कितना होता है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अब ब्रैकेट में आप लिख दो 1 मिनट।
ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा है। 4×4 = 16 और 16 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 8×6 = 48 से 8 हाथ 4 8 4 12 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 मिनट, कितना बेटा 60 मिनट, यहां लिख दो 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा। फिर इसमें हम इसको पहले लिख लेते हैं 1280 × 60 × पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप ध्यान देना बेटा, ये चीज हम आपको आता होगा, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन एक चीज फिर से ध्यान में बिठा लेते हम लोग कि जब सेंटीमीटर क्यूब को, किसको बेटा सेंटीमीटर क्यूब को जब हमको कन्वर्ट करना होता है लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। बात समझ पाए क्या? जैसे मान लीजिए हमारा कोई पार्ट है क्यूबिकल शेप का, किस शेप का है क्यूबिकल, जिसकी लेंथ हमारी बेस हाइट तीनों कितनी होता है 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये भी 10 है हमारा, ये भी 10 है, 10 क्या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 10 है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम इसमें कोई लिक्विड भरते हैं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 लीटर, चाहे हम 1 लीटर का है जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का है। और ध्यान रखना बेटा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो जब कभी मीटर क्यूब को, किसको बेटा मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब नहीं सॉरी किसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां ध्यान देना बेटा, कुछ गलत बोल रहे हो तो फिर से समझना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, कितना होता है बेटा 1000 लीटर। तो 2 मीटर क्यूब में 2000 लीटर होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे। और इस केस में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब में 2 लीटर होगा। मतलब क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 60 मिनट यानी 1 हाफ इक्वल कितना, बस अभी यही हम इक्वल का साइन लगाते हुए बढ़ा देंगे। कितना आया था 1280 × 60 × पाई सेंटीमीटर क्यूब आया था ना बेटा, क्यों बेटा सेंटीमीटर क्यूब आया था। 60 से मल्टीप्लाई किया था। 1 ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड 4 × 4 × 80, 60 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना, यहाँ एक बार 60 से मल्टीप्लाई करो ना। ठीक है, क्या बेटा ये आया था 1 सेकेंड का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है और एच की जगह 80 आ गया था। जब 16 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो ये आया था इतना। तो ये 1 सेकेंड का था, तो 60 सेकेंड के लिए 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, और ये 1280 × 60 × पाई आया है बेटा 1 मिनट में, तो 60 मिनट में एक बार 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पाई भी डालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया इक्वल टू, ये 1 सेकेंड का हुआ, ये 1 मिनट का हुआ, और ये एक बार 60 से और मल्टीप्लाई किया तो 60 मिनट यानी 1 आवर का हुआ। पाई सेंटीमीटर क्यूब था ना, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, यही हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा 1000 से डिवाइड करके। अब ये लीटर आ गया। आप प्यार से साफ कर लोगे बढ़िया आंसर आ जाएगा। हड़बाओगे कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी तो आंसर हो सकता गलत है। बस यहां तक हमारा बहुत सही है, बस हमको ऐसे ही करना है। अब 3 जीरो यहां से हम कैंसिल कर देंगे बेटा। ठीक है,
तो कितना आ गया? 128 इंटू 36 इंटू पाई की वैल्यू लिखें 22/7। ठीक है, कैसे करें? कैलकुलेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें? 128 में 36 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 128 इंटू 36, 48 48 के 8 है 4 6 दूनी 12 4 16 के 6 यहाँ था 1 6 3 6 7। ठीक है, 6 45 12 4 4 12 4 16 6 3 6 7 है। 3 8 24 के 4 यहाँ था 2 3 दूनी 6 1 7 और 3 कम 3 हो गया क्या? 3 8 24 4 यहाँ था 2 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, अभी 8 6 4 10 7 1 8 16 3 4। ठीक है, तो ये यहां तक हम लोगों ने कर लिया। ये कितना आ गया? 4608 इंटू 22/7। ठीक है, अब एक बार हम और 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 8 16 2 6 12 2 हाथ 1 2 4 8 9 2 8 16 2 6 12 2 4 8 9 6 6 7 2 1 3 9 2 11 9 10। ठीक है, ये कितना आ गया था? 101,376/7 लीटर। ये सब किसमें हम लोग कैलकुलेट करना है? लीटर में। ठीक है, बस एक बार और हम लोग साफ कर लेते हैं। हाँ, एक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 101,376 किसे डिवाइड करना? 7 से। 7 एकम 7 3 10 31 7 चौका 28 3 31 33 7 चौका 28 5 33 57 और कितना? 7 9 3 56 7 8 56 7 8 56 अब नीचे गए 1 16 7 दूनी 14 2 16 20 फिर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 6 7 आ जाएगा 7 8 56। राउंड अप कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। वेट आया ना? ये कितना आएगा? 1000 कितना? 14,482.28। ठीक है, लो कोई दिक्कत नहीं, लीटर। बस ये आंसर आ गया। इसमें था कुछ नहीं बेटा, एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आएगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, जो लेंथ है वो हमारी हाइट का काम करेगी, और दूसरा हमको ये यूनिट पता होना चाहिए कि यदि हम सेंटीमीटर क्यूब को, किसको बताए? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमें उम्मीद है बढ़िया समझे होंगे आप क्वेश्चन को। ये नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। फर्स्ट में 2 पार्ट थे, चॉइस था, दोनों हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग देख रहे हैं क्या होगा। कहता है 2 पाइप, कितने पाइप है? 2 पाइप्स रनिंग टूगेदर, एक साथ रन कर रहे हैं। रन करने का मतलब यहाँ एक साथ चल रहे हैं दोनों पाइप। कैन फिल अ सिस्टर्न, जो ये दोनों पाइप हैं वो एक सिस्टर्न को, एक कंटेनर को, एक टैंक को क्या कर सकते हैं? 3 and 1/13 मिनट में फिल कर सकते हैं। कैन फिल, भर सकते हैं कितने मिनट में? 3 and 1/13 यानी 13 3 39 और 1 40/13 मिनट में ये भर सकते हैं। 3 मिनट प्लस 1/13 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है बेटा, कितने पाइप हैं? 2 पाइप। कहता है वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर, यदि एक x मिनट लेता है भरने में तो दूसरा लगेगा
3 मिनट मोर, यानी x प्लस 3 मिनट ले लेगा. That the other to fill it, then find the time in which each pipe would fill the cistern. ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीज हमसे जानना चाहता है, क्वेश्चन जो चीज हमसे जानना चाहता है, उसी चीज को हम लेट कर लेते हैं, उसी चीज को हम रिज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके साथ हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो अननोन टर्म हमको पता चल जाता है बेटा. ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि 1 पाइप टेक्स 3 मिनट मोर. क्या कहता था? 1 पाइप टेक्स 3 मिनट मोर. तो हम टू अदर, तो अदर को हम x मान लेते हैं, तो जो पहला पाइप है वो x प्लस 3 मिनट लेगा. तो यही हम सोल्यूशन लिख लेते हैं. सोल्यूशन क्या? लेट फर्स्ट पाइप लिखो बेटा. फर्स्ट पाइप टेक्स x मिनट एंड सेकेंड पाइप. इसमें कोई वो नहीं है, किसी को भी आप x और किसी को x प्लस 3 मान सकते हो. तो सेकेंड पाइप टेक्स एंड देयरफॉर लिखो बेटा. देयरफॉर सेकेंड पाइप टेक्स कितना बेटा? x प्लस 3 मिनट. कितना मिनट बेटा? x प्लस 3 मिनट. अब देखो थोड़ा सा यहां लॉजिक लगाएंगे बेटा. क्या कि x मिनट में पूरा, क्या बेटा? x मिनट में पूरा का पूरा सिस्टम फिल कर देता है. कौन सा? फर्स्ट पाइप. बात समझने की कोशिश करना बेटा, हम समझाना चाह रहे हैं. क्या? जैसे मान लीजिए हम किसी काम को 3 डे में कंप्लीट करते हैं. कितने डे में? 3 डे में. तो वर्क डन बाय मी इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/3. कोई वर्क 3 डे में कंप्लीट होता है हमसे, तो हम 1 डे में कितना कर लेंगे? पूरे, क्या बेटा? पूरे काम का 1/3. सिमिलरली फर्स्ट पाइप टेक्स x मिनट. पूरे सिस्टम को भरने में बेटा, क्या? पूरे सिस्टम को भरने में x मिनट लेता है. कितना मिनट लेता है? x मिनट. तो 1 मिनट में कितना भर लेगा? इसका पूरे सिस्टम का 1/x पार्ट. समझने की कोशिश करना बेटा. क्या? कोई काम यदि हम 4 डे में कंप्लीट करते हैं, कितने डे में? 4 डे में. 4 डे में कोई वर्क कंप्लीट होता है, तो 1 डे में हो जाएगा 1/4. तो ये x मिनट लेता है. कितना लेता है बेटा? x मिनट. तो 1 मिनट में कितना भर जाएगा? 1/x पार्ट ऑफ सिस्टम. ये चीज हम यहां लिख लेते हैं बेटा. तो फर्स्ट पाइप क्या लिखें बेटा? फर्स्ट पाइप कैन फिल इन 1 मिनट. फर्स्ट पाइप फर्स्ट पाइप यहां देयरफॉर लगा दो. फर्स्ट पाइप कैन फिल इन 1 मिनट. ठीक है, आप ये देख लो. उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. 1/x पार्ट. ये 1 क्या है? कोई सिस्टम का पार्ट है. 1/x. जैसे कोई वर्क 2 डे में कंप्लीट होता है, तो 1 डे में हो जाएगा 1/2. कोई वर्क 10 डे में कंप्लीट होता है, तो 1 डे में हो जाएगा 1/10. ऐसे बेटा ये x मिनट में कंप्लीट होता है, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/x पार्ट. आप यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेना. 1/x पार्ट ऑफ सिस्टम लिख लेना. ठीक है. एंड सेकेंड पाइप, क्या? सेकेंड पाइप कैन फिल इन 1 मिनट. कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 3. क्यों? ये टाइम लेता है x प्लस 3 मिनट का. कोई 6 दिन में करता है, कोई 8 डे में करता है. तो जो 6 डे में करता है उसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/6, और जो 8 डे में कंप्लीट करता है उसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/8. तो ये x मिनट में करते थे, तो ये 1 मिनट में कर लेंगे 1/x पार्ट,
ये x+3 मिनट में करते थे तो ये 1 डे में कर लेंगे 1/x+3 पाई। क्लियर बेटा? क्यों? बोथ पाई, दोनों मिलके कितना कर लेंगे 1 मिनट में? बोथ पाई कैन फिल इन 1 मिनट। दोनों लोग मिल जाएंगे, ठीक है? तो मान लिया हमने 1/2 किया, आपने 1/3 किया, तो दोनों लोग हम लोग मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे 1/2 प्लस 1/3, ठीक है? ऐसे ही ये दोनों पाइप मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे, बोथ पाइप कैन फिल इन 1 मिनट। क्या हो गया 1/x प्लस 1/x+3 पार्ट। यहाँ स्पेस कम है, आप बेटा पार्ट लिख लेना यहाँ, ठीक है? आगे लिखना, नीचे नहीं, ठीक है? पार्ट, ठीक है? अब देखो कहता है कि दोनों पाइप जब मिल जाते हैं तो 3 and 1/13 मिनट में फिल कर देते हैं, तो 1 मिनट में इतना भर लेते हैं, तो देयरफॉर बोथ पाइप कैन फिल कितने मिनट में बेटा? 3 and 1/13 मिनट में। क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, है? क्यों? 1 मिनट में या 1 डे में दो लोग मिलकर के इतना काम कर लेते हैं, तो 3 डे में कितना कर लेंगे? 1 डे में इतना, तो 3 डे में 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 मिनट में इतना बेटा, तो 3 and 1/13 मिनट में 3 and 1/13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है? हमारी भावनाओं को समझो बेटा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा इसको देख लेना है, दोबारा समझने की कोशिश करना, और हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? ये 1 मिनट का इतना हो गया, तो 3 and 1/13 मिनट में 3 and 1/13 से हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है? बस, ठीक है? बस यही तक आप हमने कंसंट्रेट होकर भी किया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा? हमारे हिसाब से 3 and 1/13 मिनट में जो सिस्टम का पार्ट है वो इतना पार्ट भर जाएगा। क्यों? और क्वेश्चन कहता है कि 3 and 1/13 मिनट में पूरा सिस्टम भर गया है। सिस्टम कितना माना जाएगा? सिस्टम का पूरा पार्ट फुल वॉल्यूम 1 माना जाएगा। कोई वर्क हमेशा 1 माना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखोगे कि कोई वर्क हमेशा 1 माना जाता है। सिस्टम ये तो 1/2 हो गया बेटा, मान लो ये, फिर 1 ये मान लो 1/3 है, ये 1/2 है, लेकिन जब पूरा भर जाएगा तो बेटा 1 पार्ट हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो बेटा कि सिस्टम जब 3 and 1/13 मिनट में भर जाता है, इसका मतलब पूरा पूरा मीन्स 1, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रह गया, पूरा 1 भर जाता है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसको उसमें कर लेंगे 40/13 इंटू 1/x प्लस 1/x+3 इक्वल टू 1। यहां ये लाइन नहीं समझ आ रही है तो फिर से पूछो, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई चीज है अनलेबल्ड है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में रहेगी, ठीक है? यहां ना ये जो पूरी लेंथ का ये पार्ट फ्रैक्शन में, ये पार्ट बेटा फ्रैक्शन में, लेकिन जब ये प्लस ये मिल जाएगा तो फुल लेंथ आ जाएगा। फुल लेंथ को हम 1 मानते हैं, ठीक है? पूरे ऐसा नहीं समझ आता, पूरा वर्क हमेशा 1 माना जाता है, ये याद रखना है यहाँ के लिए। और क्या होता है, जो सिस्टम का था ये 1/x पार्ट था, पूरे सिस्टम का एक पार्ट था, एक फ्रैक्शन था, ये अगला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, दोनों लोग मिल गए तो 1 मिनट में इतना पार्ट हो गया। 3 and 1/13 में फ्रैक्शनल के हिसाब से इतना होगा, और अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूरा टैंक भर गया, पूरा सिस्टम भर गया, पूरा मतलब 1, फुल मीन्स 1, कंप्लीट मतलब 1, तो ये हमारा 1 हो गया। बस इस चीज को दिमाग में बिठा लेंगे, बस इसको प्यार से सॉल्व करेंगे, और जितना प्यार से सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया आंसर आएगा। तो इसको रफ कर लेते हैं बेटा, ठीक है? तो क्या करें,
करने को तो ये है हमारे, हम जो समझ पा रहे हैं क्या करते हैं, इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम साफ सुथरा रखते हैं, यहाँ हम ज्यादा घमंजा नहीं चाहते हैं, क्यों, अभी तो यहाँ थोड़ा बहुत घमंजा है ही, और इसमें और घुस जाएंगे तो मजा नहीं है, बाद में हम कर लेंगे जैसा है, ठीक है। तो हम क्या करें, 1/x आर करके आगे बढ़ाएंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ 1 था 13 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 40 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, है x इंटू एक्स प्लस 3 आएगा नीचे, एलसीएम x प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3, और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 13/40, ठीक है। ये x और ax मिलकर के कितना आ जाएगा, 2x, और x को अंदर डाल देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का x में मल्टीप्लाई करोगे x², x का 3 में करोगे तो 3x इक्वल टू 13/40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, r 13x² और 13 39x, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, 40 to the 80x और 100। क्या था बेटा, 3 मिनट ज्यादा लग रहे थे ना, ठीक है। तो 13x² को इधर रहने देते हैं, सब कुछ इधर रहने देते हैं, सारी चीजों को इधर ही ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल टू 0, r 13x² माइनस 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 4 x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको 41 को स्प्लिट करना है, 41 को क्या करना है, स्प्लिट करना है कि उन दोनों पार्ट के, दो पार्ट में 41 को हम लिखेंगे, दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस आवे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 41 आवे। अच्छा देखो, क्या बेटा कि यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जो है वो माइनस आएगा, तो माइनस कब आता है, जब एक पार्ट प्लस हो एक पार्ट माइनस हो। इसका मतलब ये, इसके जो दो पार्ट करेंगे, दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक टुकड़ा माइनस का होगा, और माइनस वाला ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो 120 ये हम फैक्टर कर लेते हैं, 120 को 2 12 2 3 जा 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 ठीक है। और इसमें हम ये 13 भी डाल दें तो ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 120 का, इंटू 13 भी डाल दें। अब इसमें सेट करते हैं बेटा कि डिफरेंस 41 का आ जाएगा, क्या आ जाए, डिफरेंस 41 का। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 13 5 जा 65। तो चेक कर लेते हैं क्या 65 और 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 का जो डिफरेंस है कितना है, 5 4 जा 1 6, तो वेरी गुड 41 आ गया। तो हम क्या करें, इस 60 किसको 41 को हम लिख लें माइनस 65x और प्लस 24x, ठीक है। माइनस 120 इक्वल टू 0 और ये है जाएगा हमारा 13x²। अब फैक्टर बन जाएगा। यदि हमने इसको ठीक से स्प्लिट कर लिया ना, तो हमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है।
हाँ, ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसमें 13 हमको कॉमन दिख रहा है, 13x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x -5, और इसमें बेटा 24 कॉमन है। क्या कॉमन है? 24। तो यहाँ जाएगा x -5 इक्वल टू 0। अब दोनों में बेटा x -5 कॉमन है, तो x -5 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 13x + 24 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बेटा, क्या दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 तभी आता है जब उसमें से कोई एक 0। तो इन अबव बढ़िया लिखते हैं, क्यों? हमको 5 में 5 लाने हैं, ठीक है। 5.25 न दे पावे तो 5 तो दे ही दे हमको, ठीक है, इसलिए बढ़िया लिखेंगे इन अबव आइदर x -5 इक्वल टू 0 और 13x + 24 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ बेटा if x -5 equal to 0, then x equal to 5. If 13x + 24 equal to 0, then x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा बेटा -24 और 13 डिवाइड में चला जाएगा, which is not acceptable, right? टाइम बेटा माइनस में नहीं हो सकता कि खोलने से पहले भर दिया था, ठीक है। तो which क्या लिख दें? which is not acceptable, ठीक है। therefore x इक्वल टू कितना बेटा? 5, हाँ, एंड x + 3 इक्वल टू 5 + 3 यानी 8। तो आंसर लिख देंगे बेटा, हाँ। therefore टाइम टेकन बाई बोथ पाइप्स, therefore time taken by pipes 5 minutes and 8 minutes respectively, ठीक है। बस यही आंसर हो गया बेटा, ये नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम लोगों ने नोट कर रखा है, इसमें चॉइस की है। कहता है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। ये क्या बेटा? डेटा की डाटा, डेटा। कहता है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। इसका मीडियन दे रखा है, कहते रखा है ये जो डेटा गिवन है इनका मीडियन दे रखा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। कहता है कि पी जो अननोन फ्रीक्वेंसी है और जो क्यू अननोन फ्रीक्वेंसी है, ये पता करो। कहता है इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 90। कहता है इन सब की फ्रीक्वेंसी का सम 90 है। तो क्यों बेटा? मीडियन के लिए हमको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF की जरूरत पड़ती है, तो CF भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर फार्मूले में रख करके इसको करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो क्या करें? टेबल कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मार्क्स फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ आप फुल फ्रीक्वेंसी लिख लेना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2
3 4 5 एक और चाहिए ना। अब तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक है। यहाँ क्या लिखना बेटा 20 to 30 है। आप अपने हिसाब से डिजाइन करनी लेना स्पेस को। 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी क्या बेटा टी, और 30 से 40 कितना बेटा 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितना है 15, और 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है 25। 50 to 60 क्या बेटा 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी क्या है Q। 70 to 80 की फ्रीक्वेंसी क्या है 8, और 80 to 90 क्या बेटा 80 to 90 की फ्रीक्वेंसी है 10। ठीक है बेटा। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। यहाँ की एक एंड हमको मिल गया था, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिएगा। है जो टेबल साफ सुथरी होनी चाहिए, हमारे जैसे नहीं। टेबल में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, जितनी स्पेस में ये कॉलम है उतनी स्पेस में ये कॉलम आप ड्रा करना, ठीक है। कुछ भी ना कर दे आना एग्जाम में, है आप अपने को बढ़िया से बढ़िया प्रेजेंट करना। यहाँ हम नहीं कर पाए, हमारी मजबूरी थी, हम अभी एग्जाम के बाहर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में बैठोगे तो ये टेबल बढ़िया सुंदर सी बनानी है आपको, ठीक है। अब CF लिखते हैं, तो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है, पहले की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है बेटा, P हो गया। अब ये 15 में P को प्लस कर देंगे, 15 प्लस P हो गया। 25 और 15 कितना आ जाएगा बेटा 40। 40 प्लस P कैलकुलेशन देख रहे हैं ना बेटा, ठीक है। अब 40 में 20 को प्लस कर देंगे तो 60 प्लस P आ जाएगा, ठीक है। अब 60 प्लस P में Q को प्लस करेंगे तो 60 प्लस P प्लस Q आ जाएगा। अब इसमें 8 प्लस करेंगे तो 68 P प्लस Q आ जाएगा, और इसमें 10 प्लस कर देंगे तो 78 प्लस P प्लस Q आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 78 प्लस P प्लस Q इक्वल टू कितना दे रखा बेटा 90। इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 90, तो हम यहां 90 लिख देते हैं। और क्या होगा P प्लस Q इक्वल टू 90 माइनस 78 इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, कितना हो गया इक्वल टू 12 हो गया। एक इक्वेशन ये तो हमारी काम आ जाएगी P प्लस Q को कैलकुलेट करने में। एक इक्वेशन और हमको पता करना है। एक इक्वेशन कहां से पता करेंगे, यहां से मीडियन हमको दे रखा 50। अच्छा मीडियन 50 दे रखा है, क्यों बेटा मीडियन 50 दे रखा है, तो थोड़ा सा समझने का है बेटा। तो मीडियन का क्लास हमारा 40 to 50 आएगा कि 50 to 60 आएगा, कौन बताएगा, क्यों बेटा कौन सा आएगा बेटा 50 to 60। वेरी गुड। क्यों 40 to 50 में 50 नहीं आता है, 40 to 50 में 40 ले लिया जाता है, लोअर लिमिट ले ली जाती है, और अपर लिमिट अगले में जो लोअर लिमिट बन जाती है उसमें ली जाती है। 40 to 50 में 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा, 49 आएगा। बट जो ये 50 मार्क्स किसी के एज है तो इस ग्रुप में माने जाएंगे बेटा, कि इसमें 50 to 60 में। तो मीडियम क्लास हमारा हो गया 50 to 60। ठीक बेटा, तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं बेटा। अब इसको रफ कर दें। तो फार्मूला क्या है मीडियन पता करने के लिए, सबको पता है ना बेटा। क्या करते हैं, मीडियन इक्वल टू क्या बेटा, मीडियन इक्वल टू क्या लोअर लिमिट,
प्लस इन ब्रैकेट n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू हाइट। ठीक है, अब मीडियन हमको दे रखा 50। एल क्या है, मीडियन क्लास का, क्या बेटा, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट तो हमारा 50 ही है। प्लस का साइन लगाएंगे। एन कितना दे रखा था, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 90 दे रखा था, तो ये 90 हो गया और n by 2 हो जाएगा 90 by 2 यानी 45। और CF क्या होता है, मीडियम क्लास से जस्ट पहले वाला कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। CF हमारा इस केस में ये हो जाएगा बेटा, ये मीडियम क्लास है, ये मीडियम क्लास है, तो ये हमारा CF हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी वही ले लेते हैं बेटा, मीडियम क्लास की ले लेते हैं। तो CF क्या हो गया, 40 प्लस P, माइनस करेंगे तो -40 और -P, ध्यान से करना बेटा। अपान क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, हमारी 20 आ रही है। और हाइट कितनी आ रही है बेटा, हाइट कितना डिफरेंस है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 10 का, इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, 50 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। और ऊपर वहां न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 45 से 40 माइनस करेंगे, 45 से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 माइनस P अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है, तो ये 0 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो, 2 इधर मल्टीप्लाई करे आएगा तो 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू बेटा क्या, 5 माइनस P, क्या बेटा, 5 माइनस P। तो P इधर ले आओ, -P इक्वल टू -5, तो प्लस P इक्वल टू +5। तो P हमारा 5 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P 5 प्लस Q इक्वल टू 12, therefore Q इक्वल टू 12 माइनस 5 यानी 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम लोग चेक कर लेते हैं, वेरी गुड। P की वैल्यू 5 आ गई और Q की वैल्यू 7 आ गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा क्या, P इक्वल टू 5 और Q इक्वल टू 7। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो। हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा। ठीक है, 3 में एक पार्ट हमने किया था, चॉइस है इसमें, हमको चाहे वो करना था चाहे ये करना है। दोनों स्टैटिक्स के क्वेश्चंस हैं और मीन से रिलेटेड है। क्या कहता है, कहता है कि वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज इज टेबुलेटेड बिलो। 600 फैमिली है, 200 फैमिली ऐसी हैं जिनकी वीकली इनकम, क्या बेटा, वीकली इनकम 0 to 1000 है। 0 किसी की नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बिलो 1000 जिनकी इनकम है वो 250 फैमिलीज हैं। 1000 से 2000 पर वीक जिनकी सैलरी है, इनकम है, वो 190 फैमिलीज हैं। कहता है इनका मीन बताओ। ठीक है, क्या करना है, इनका मीन पता करना है। तो कैसे करें बेटा, मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं। तो हमने क्या किया है, इन्हीं की टेबल में ये क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं और ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज है। तो CF की जरूरत पड़ती है तो हमने एक CF यही कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इनकी टेबल का यूज कर लिया है। 250 फ्रीक्वेंसी है, इसकी CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में 250 आएगी। ठीक है, और 250 में 190 प्लस करेंगे तो जो आएगी करस्पॉन्डिंग कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, 440 में क्या प्लस करेंगे बेटा, 100 प्लस करेंगे तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 540 आ गई। इस तरीके से हमने टेबल बना लिया है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की। कितनी फैमिलीज है बेटा, 600 है, और हमारा लास्ट CF भी 600 आया है। इसका मतलब ये कि हमने जो CF कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी
और लास्ट CF दोनों एक ही आता है। 600 फैमिलीज हैं, हमारा लास्ट CF भी 600 है। इसका मतलब जो हमने CF कैलकुलेट किया है वो एकदम करेक्ट है। फिर n/2 चेक करते हैं। n/2 फार्मूला में n/2 की जरूरत पड़ेगी। n है हमारा 600 और बाई 2 है यानी 300 है। अब 300 ही डिसाइड करेगा कि हमारा मीडियन क्लास क्या है। ठीक है, तो जो n/2 होता है उसको हम CF में चेक करते हैं। किसमें चेक करते हैं बेटा? CF में। 300 किसमें पड़ेगा बेटा? 300 440 में पड़ेगा। जस्ट पहले वाला चेक करते हैं बेटा। कौन सा? जस्ट पहले वाला है। तो 300 हमको ढूंढना है तो 440 में मिलेगा 300। तो 440 यानी ये क्लास हमारा जो है कौन सा क्लास है? 1000 से 2000 वाला। कौन सा बेटा? 1000 से 2000 वाला क्लास हमारा क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया बेटा। यदि आपने मीडियन क्लास पहचान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला क्या बेटा? मीन का L प्लस क्या बेटा? L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF होल अपान क्या बेटा? F इंटू H। ठीक है, L कितना है बेटा? L है आपका 1000। L है 1000। ठीक है, और n/2 है हमारा 300। अच्छा, अब CF कौन सा बेटा? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला। तो ये हमारा 250 ही आएगा बेटा। कितना आएगा? 250। और होल अपॉन फ्रीक्वेंसी कौन सी? फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटिव सॉरी मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं बेटा। ये 190 आ जाएगा इनटू H कितना हमारा? 1000। डिफरेंस कितने का बेटा? 1000 to 2000 में 1000 का। साइज जो है क्लास साइज जो हाइट है वो हमारी 1000 हो जाएगी। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना बेटा। 1000 प्लस ये कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 190 इंटू 1000। ठीक है, तो 1000 प्लस ये कितना आ जाएगा? 5000 अपॉन 19। ठीक है, 1000। क्यों? इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्यों? कर लेते हैं, क्या बात है। ठीक है ना? तो 5000 सही में चल रहा है ना? 50 अपॉन 190 तो 1000। तो ये 5000। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा? इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यहाँ रख देंगे। तो कैसे करें? 5000 है बेटा। 5000 डिवाइडेड बाय 19। 2 जा जाएगा ना 38। 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1। तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब कितनी टाइम जाएगा? 7 9 3 से कितनी? 6 7 7 से 13 ज्यादा हो जाएगा। 7 से 6 से ले जाना बेटा है। 6 में 4 4 5 6 से 5 11। ठीक है बेटा? 6 9 जा 54 4 कैरी ओवर 5 कैरी ओवर 5 6 1 6 और 5 11। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? ये आ गया। अब एक और था लेसन था ना 60 आ जाएगा 19 3 57। ठीक है, 30 आया पॉइंट लगा के 0 बना। ठीक है, मैं दूंगा 38 तो 1 टाइम जाएगा। उसमें हो गया 1 2 में से 110 हो जाएगा। 5 टाइम ले जाए 5 में 45 से 5 7 4 5 में 5 4 9। कितने टाइम जाएगा? 1923। 1923 कितना? 19 छक्का 114 आया था ना। 1923 मतलब ग्रेटर देन 5 आएगा। ठीक है, मान लो 7 लिख लेते हैं। 7 9 3 से 3 यहाँ पर 6 7 7 से 13। ठीक है,
तो ये 200 कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 4 4 में 3 जाएगा 1, 17 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 से ज्यादा है तो इसमें ये क्या, यहाँ 1 बढ़ा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, 263.16 आ जाएगा। तो टोटल मीन जो है हमारा कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 263 है ना, तो ये हो जाएगा 1263.16। यही हमारा आंसर आएगा बेटा। मीडियन इनकम जो है हमारी वो क्या होगी, 1263 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या कह रहा था, कह रहा इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है, एल एंड एल पैरेलल टू एम, जो ये लाइन एल है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन को एल बताया, इस लाइन को एम बताया है। कहता है कि एल एम के पैरेलल है एंड लाइन सेगमेंट ए बी, क्या बेटा, ए बी, एक लाइन सेगमेंट ये ए बी है, एक सी डी है और एक ई एफ है। कंपोनेंट एट पॉइंट पी, पी पे मिलते हैं या पी से पास होते हैं। प्रूव दैट ए ई, क्या बेटा, ए ई अपॉन बी एफ इक्वल टू ए सी कंप्लीट अपॉन बी डी इक्वल टू सी ई, ये नीचे वाला है इधर एफ डी डी है। ठीक है, ये फिगर हमने यहां बनाया है, इसको हमने एल लिखा है और इसको क्या बेटा, एम लिखा है। ठीक, और ये लाइन हमारी लाइन सेगमेंट ए बी है और ये क्या बेटा, सी डी है और ये पॉइंट पी है। ठीक है, और ये पॉइंट ई है और ये एफ है। ठीक बेटा, अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ए ई अपॉन बी एफ, क्या बेटा, ए ई अपॉन बी एफ। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इक्वल टू ए सी। लास्ट क्वेश्चन है, खूब मन लगा के हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके बाद तो हम ब्रेक है ही है, सी ई अपॉन एफ डी। ठीक है, सी ई अपॉन एफ डी। अच्छा देखो, क्या लिखा बेटा, ए ई कहाँ है, ये है ए ई और बी एफ कहाँ, ये है। तो देखो इस साइड में और इस साइड में कोई रिलेशन है, ये साइड क्या है, इस ट्रायंगल की एक साइड है और ये बी एफ इस ट्रायंगल की एक साइड है। क्लियर बेटा, तो ये दोनों ट्रायंगल कुछ दिख रहे हैं क्या, दिखे क्या दिखे, क्या है बेटा, सिमिलरिटी। हाँ, वेरी गुड। क्या बेटा, ट्रायंगल ए ई पी, कौन सा ट्रायंगल, ए ई पी और ट्रायंगल बी एफ टी क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है बेटा, तो लिख लेते हैं, लिखते हुए चलते हैं। इन ट्रायंगल क्या, ए ई पी एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा, ट्रायंगल का नाम क्या है, बी एफ पी। ठीक बेटा, एंगल ई ए पी, ध्यान देना बेटा, एंगल ई ए पी इक्वल टू ई ए पी, यानी ये वाला एंगल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई ए पी लिखा ना, तो यहाँ एफ डी पी हो जाएगा, इस वाले एंगल क्या हो जाएगा, एफ डी पी। ठीक है, क्यों होगा बेटा,
क्यों? ये एंगल ए इस एंगल बी के इक्वल क्यों होगा? हा? क्यों बेटा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वेरी गुड। क्यों? ये जेड बनना है बेटा। ये लाइन ई ए पैरेलल है एफ बी के। क्यों? ई ए इज द पार्ट ऑफ लाइन एल एंड एफ बी इज द पार्ट ऑफ लाइन एम and L parallel to M, therefore EA parallel to FB। और AB एक ट्रांसवर्सल है। तो इस तरीके से बेटा जब Z बनता है तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो यहां हम क्या रिप्रेजेंट करना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो एक एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो गया। और क्या करें बेटा? आप इसको इसके इक्वल बता सकते हो। ये भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ए ई पी क्या बेटा? एंगल ए ई पी इक्वल टू बी एफ पी। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो उसका मतलब ये जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है और इस तरीके से ये टर्नल टर्नल के सिमिलर हो जाएगा। ये भी इक्वल देख लो बेटा। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। एंगल पी ए पी ई और क्या बेटा? बी पी एफ भी इक्वल होंगे। उसको लिखने की जरूरत नहीं, देयरफॉर डायरेक्ट में लिख दो। एंगल क्या बेटा? ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल बी एफ पी। देयरफॉर अब इनके रेशियोज लिख लो। आगे कितना काम आएगा हम देख लेते हैं, उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले पूरा का पूरा लिख लेते हैं। ठीक है। ए ई पी के सामने है ना? ए ई। हाँ, यहाँ ए ई है भी, ए ई। और यहाँ पी के सामने क्या है? बी एफ। और एंगल ए के सामने ईपी है। जो एंगल इक्वल हैं उनके सामने की साइड्स को हम चिन्हित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनका रेशियो लिख देंगे। जैसे एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल ए के सामने पड़ रहा है ईपी। क्या पड़ रहा है? ईपी। और एंगल बी के सामने पड़ रहा है पीएफ। ये साइड ये इनका रेशियो इक्वल होगा। अब एंगल ई के सामने एपी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? एपी। एंगल ई के सामने एपी पड़ रहा है और एंगल एफ के सामने बीपी पड़ रहा है। ठीक है। अब देखो ए ई अपॉन बी एफ तो हमने निकाल लिया। बाकी इनमें से कोई चीज यहां टैली नहीं करनी, कोई बात नहीं, ना करे कोई बात नहीं। हम देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। आगे हम क्या करेंगे बेटा? ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और इस तरीके से हमको करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप लिख सकते हो क्योंकि यहां आपने प्रूव कर लिया है दिस सिमिलर टू दिस सिमिलर टू दिस। आप लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस। ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। Now in triangle क्या लिखे? CEP and triangle DFP। क्यों? चलो कर ही लेते हैं। ठीक है। एंगल क्या लिखें? ECP। एंगल ECP इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल बेटा है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ये भी जेड बना रहे हैं। ठीक है। और तो ये कौन सा एंगल कहलाता है? PDF। एंगल PDF में क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। और एंगल EPC या CEP भी लिख सकते हो। चलो छोड़िए।
क्या लिखना है, इस वाले एंगल को लिख लेंगे, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बता देते हैं। ईपीसी कौन सा एंगल, एंगल ईपीसी, ईपीसी इक्वल टू, ईपीसी हमने बताया, फिर हम बता देते हैं एफपीडी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, therefore ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, सीई, सीई ई में क्या लिखा, सीपी लिखा ना, ट्रायंगल सीईपी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई डीएफपी, डीएफपी ध्यान दिए रहना बेटा। ठीक है, अब इनके भी हम रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, पी के सामने ई सीई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बेटा, सीई, और यहां इस पी के सामने डीएफ पढ़ रहा है। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के सामने सी के सामने ईपी पढ़ रहा है बेटा, क्या पढ़ रहा है, ईपी, और यहाँ इस एंगल के सामने, इस एंगल के इक्वल ये एंगल बी था, इसके सामने पीएफ पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके सामने बेटा क्या पढ़ रहा है, पीसी। ठीक है, पीसी, ठीक, इसके सामने क्या पढ़ रहा है बेटा, पीसी, कहाँ है, पीसी, किसके सामने पढ़ रहा है, ई के सामने, तो यहाँ एफ के सामने पीडी पढ़ रहा है। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो इसको, इस इक्वेशन 2 को यहीं लिख लेते हैं और इसको रफ कर देंगे अभी। ठीक है, क्या लिखना बेटा, सीई अपॉन डीएफ, देखे रहना बेटा कुछ गलत ना होने पाए, कोई चीज छूटने ना पाए, इक्वल टू ईएफ ईपी, क्या बेटा, ईपी अपॉन पीएफ। ठीक है, इक्वल टू पीसी अपॉन पीडी, सही है ना बेटा, हाँ, पीसी अपॉन पीडी क्या, ईपी अपॉन पीएफ इक्वल टू सीई अपॉन डीएफ। अच्छा, कुछ चीजें मिल रही क्या आपको, देखो हमको क्या चाहिए था, एसी अपॉन बीडी, एसी अपॉन बीडी है क्या, एसी अपॉन बीडी नहीं है, लेकिन सीई अपॉन डीएफ है, सीई अपॉन डीएफ कर लो या एफडी कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो सीई, सीई कहाँ बेटा, सीई, तो ये हो गया। अब एसी, एसी कहाँ है, ये वाली साइड है, तो हम क्या लेने, हम ट्रायंगल ले लेते हैं सीएपी। नाउ रफ कर रहे हैं ना, नोट कर लिया, ठीक है, नाउ ट्रायंगल सीएपी, नाउ इन ट्रायंगल क्या होगा, सीएपी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ना, सीएपी डीबीपी, कौन सा ट्रायंगल डीबीपी। ठीक है, अब देखो एंगल सीएपी, एंगल सीएपी इक्वल टू सीएपी डीबीपी, एंगल डीबीपी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हो गया, ऐसे बेटा एंगल एसीपी, एंगल एसीपी इक्वल टू एसीपी है, ये इसका वेरी गुड, क्या, एसीपी इक्वल टू एसीपी इक्वल टू बी डीपी, एंगल बी डीपी। ठीक है, एंगल सी यहां है और डी यहां है। ठीक है, ये इक्वल बी डीपी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस दो एंगल से हमारा काम चल जाएगा बेटा। ठीक है, जो सिमिलरिटी वाली प्रॉब्लम है उसमें यदि आपने
एक ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल आपने बता दिया है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है और इस तरीके से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी है। Therefore, triangle CAP similar to CAP and DBP। अब इनके रेशो लिखते हैं, ठीक है। एंगल ए के सामने क्या पड़ा बेटा, CP, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, इसके सामने क्या पड़ा, PF। नहीं, हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना, CAP ले रहे हैं, CAP, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, पूरा का पूरा, और ये DDP है, पूरा ले रहे हैं। तो बी के सामने क्या पड़ रहा है, PD पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है बेटा, PD। बी के सामने PD पड़ रहा है, ये वाली लाइन नहीं है, तीसरे वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है। आपने मिटा देना, आप ये समझ लो, ये है नहीं, ठीक है। इस हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो ये साइड नहीं मानी जाएगी। तो बी के सामने क्या पड़ गया, PD, ठीक है। और सी के सामने क्या है, AP, सी के सामने क्या बेटा, AP, और यहां डी के सामने क्या है, DP, ठीक है। एंगल P के सामने AC है, और यहां P के सामने DP है। अच्छा देखो, कुछ सिमिलरिटी है क्या बेटा, AE अपान BF यहां है, और EP अपान PF यहां भी है। तो बात समझने की कोशिश करना बेटा, जो अब हम समझाने जा रहे हैं, क्या बेटा, कि AE अपान BF EP अपान PF है, और EP अपान PF क्या बेटा, CE अपान FD है। तो इन दोनों को ये पकड़ लें, ठीक है। तो AE अपान BF इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, इट्स मीन्स दिस इक्वल टू दिस। तो दिक्कत है क्या, अच्छा चलो तीनों को एक साथ लिखते हैं, लिख लें, तीनों को एक साथ लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या लिखे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन को प्यार से समझेंगे, कोई आफत थोड़ा आई जा रही है, क्यों, पानी तो बरस नहीं रहा बेटा, क्यों, ना कोई आंधी है ना कोई तूफान है, तो क्या है, प्यार से समझेंगे, 2-3 मिनट की बात है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड, इनको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, कंबाइन, ठीक है। तो क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को हम पूरा का पूरा लिख देते हैं, AE अपान BF इक्वल टू EP अपान PF इक्वल टू AP अपान DP इक्वल। सेकंड को भी साथ में लिखेंगे, लेकिन बेटा देखो EP अपान PF इक्वल टू दिस है, तो हम EP अपान PF, क्योंकि पहले इक्वेशन में है EP अपान PF इक्वल टू दिस, EP अपान PF इक्वल टू दिस, और EP अपान PF इक्वल टू दिस, तो यहाँ तो दोनों में EP अपान PF ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम एक ही बार लिखेंगे बेटा, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो हम क्या करें, EP अपान PF को दोबारा नहीं लिखना चाह रहे हैं, EP अपान PF को इक्वल टू CE अपान BF इक्वल टू PC अपान PD। क्यों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या,
हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करने की कोशिश की, ठीक है। तो ईपी अपान पीएफ ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईपी अपान पीएफ इक्वल टू दिस, ईपी अपान पीएफ इक्वल टू दिस एंड ईपी अपान पीएफ इक्वल टू दिस एंड ईपी अपान पीएफ इक्वल टू दिस। इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। क्यों, इसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, यही हमने किया ना, अच्छा किया ना बेटा। अब देखो इसमें हम चेक करते हैं बेटा, हैं क्या है, सीपी ये वेरी गुड, सीपी यहां मिल गया हमको, अपान पीडी मिल गया। अब देखो ये चीज और ये चीज ओवरलैप कर रही है, तो इसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, दिस इक्वल टू होल ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो हम इसी में हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एपी अपान बीपी। हाँ भैया नहीं समझ आएगा तो फिर से बता देना हमको, ठीक है। और वीडियो पॉज करके आप कोशिश करोगे सीखने की तो जरूर समझ आएगा, ठीक है। दोबारा इसको देखो, इस सेशन को ये आपके हाथ में, आप बार बार पलट करके देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एपी अपान बीपी इक्वल टू एसी अपान, अब इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक कर लो। ए बी अपान बी एफ ये हमको लेना है, इक्वल टू ए सी ये आ गया, इक्वल टू सीई ये आ गया, वेरी गुड। तो आप यहां लिख सकते हो क्या, फ्रॉम अबव, क्या लिखना है बेटा, फ्रॉम अबव, रफ कर देते हैं, फ्रॉम अबव ये क्वेश्चन थोड़ा सा जोरदार था, आप इसको वीडियो पॉज करके जिस लाइन में स्टेप पे आपको कंफ्यूजन हो बेटा, आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, जरूर समझ आएगा। और हमें तो लगता है कि आपको एक ही राउंड में समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए ई अपान बी एफ इक्वल टू सीई अपान डी एफ इक्वल टू AC अपान BB। क्यों, इसी सीक्वेंस में प्रूव करना था, सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। AE अपान BF, AE अपान BF इक्वल टू AC, बीच में AC, बीच में R, जैसा है वैसा कर दो, चूल में चूल सेट कर दो बेटा, ठीक है। कहीं किसी एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो इसको यहां लिख लो। ठीक है, अब लिख दो यहाँ प्रूव, हैंस प्रूव, हैंस या ऐसे लिख दो बेटा, प्रूव। क्या लिखे, प्रूव। बस ये सेशन हमारा यही समाप्त होता है बेटा, ठीक है। आपने खूब मन लगा के, खूब कंसंट्रेट होकर ये सेशन देखा, समझा, सुना और करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा से अच्छा करो, ठीक है। 3 सेशन हम लोगों ने कर लिए हैं, 4 सेशन हमको और करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेक्शन डी की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको 95 प्लस, 90 प्लस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको 95 प्लस पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये सेशन आज हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सेशन 4 के लिए हम फिर मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।